गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने क्लोराउस के नियम और उसके अनुप्रयोग को पढ़ा, उसका अनुप्रयोग मुख्यतः आपसे पूछा जाए तो आप यही बतलाएंगे कि क्लोराउस के नियम की सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना कर पाते हैं या कर सकते हैं, जिसमें आपको हमने एक क्वेश्चन आपको भेजा होगा PDF के द्वारा, उसमें आप पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैद्युत अपघटन। तो आज के जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलिसिस। जाहिर सी बात है लिसिस होता है कितना आसानी रहे या वैद्युत है इलेक्ट्रिक, मतलब कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका हो जाता है अपघटन। यही प्रक्रिया कहलाती है वैद्युत अपघटन। अब वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया इनमें वैद्युत अपघट्यों में होती है। तो आपको वैद्युत अपघट्य के बारे में हमने बताया कि वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होती हैं जिन्हें जल या ध्रुवीय विलायक में घोला जाए तो अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाती हैं, अर्थात अपने धन आयन और ऋण आयन बना लेते हैं। जैसा कि आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, फिर या कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा। तो हम आज वैद्युत अपघटन की बात कर रहे हैं। तो जो वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया वैद्युत अपघटनी सेलों में कराई जाती है। वैद्युत अपघटनी सेल कैसे होती हैं और उसमें कैसे प्रक्रिया होती है। तो वैद्युत अपघटनी सेल की बात करें तो वैद्युत अपघटनी सेल चित्रानुसार होता है। ये चित्र देखिए और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ही बदलना की परिघटनाएं पढ़नी है। तो एक पात्र है जिसमें आपने एक एनोड लिया और एक कैथोड लिया। हमने अलग अलग दर्शाने के लिए एक पतला और एक मोटा लिया है। समझने के लिए आपके लिए हो जाएगा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। यहाँ पे जो पोलैरिटी पॉजिटिव है ये एनोड को प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करेगी? एनोड। और जो नेगेटिव पोलैरिटी है, पोलरता है, वो किसको प्रदर्शित करेगी? कैथोड को प्रदर्शित करेगी। और दोनों को हम एक सेल की सहायता से जोड़ दें। एक सेल की सहायता से क्या करें? जोड़ दें। एक बैटरी की सहायता से हम जोड़ दें। अब आपका पूरा का पूरा सेल कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम किसी भी जिस वैद्युत अपघट्य का हमें वैद्युत अपघटन करना है उसको कर लेंगे और दो धातुओं की राड को ले लेंगे, छड़ को ले लेंगे और उसका करा देंगे वैद्युत कंडीशन समझने के लिए। आप समझें वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया को फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर देने पर उसका हो जाता है अपघटन। यही प्रक्रिया कहलाती है वैद्युत अपघटन। इसको छोटी लाइन में कहा जाए तो क्या वैद्युत अपघटन की परिभाषा होगी तो जान लें। वैद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। लिख दे रहे हैं वैद्युत धारा द्वारा वैद्युत अपघट्य का अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। अब वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो वैद्युत अपघटनी सेलों में कराई जाती है। वैद्युत अपघटनी सेल में दो धातु की छड़ होती है जो एक एनोड का कार्य करती है जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव, पोलरता धनात्मक होती है, और एक जो दूसरी छड़ होती है धातु छड़ होती है वो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है, उसकी पोलरता नेगेटिव होती है। इसके अंतर्निहित होती है क्या? वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया। और वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझने के लिए किसी न किसी एक एग्जाम्पल को लिया जाए।
तो यहाँ पे बैदुत अपघटन की प्रक्रिया को समझने के लिए एक एग्जांपल लिया जाता है। तो एग्जांपल में ले लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट के घर में आप देखते होंगे कि जलीय विलयन का बैदुत अपघटन, नमक का बैदुत अपघटन कराना है, नमक के जलीय विलयन का क्या कराना है, बैदुत अपघटन कराना है। अब कहना है कि NaCl क्या है, बैदुत अपघट्य पदार्थ, बैदुत अपघट्य, विद्युत धारा द्वारा उसका अपघटन कराना है। तो सोडियम क्लोराइड के विलयन को हम बैदुत अपघटनीय सेल में रखेंगे। अब कहो सर बैदुत अपघटनीय सेल कितने प्रकार की होती है? तो बैदुत अपघटनीय सेल आपको कक्षा 11 में भी बताया गया होगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का बैदुत अपघटन 3 सेल द्वारा कराया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला सेल नेल्सन सेल का आता है, नेल्सन सेल द्वारा करा सकते हैं। दूसरा आता है कास्टनर केल्नर सेल द्वारा करा सकते हैं, या साल्वे केल्नर सेल द्वारा करा सकते हैं, साल्वे केल्नर सेल द्वारा करा सकते हैं, साल्वे केल्नर सेल द्वारा करा सकते हैं। अब इस सेलों में क्या होता है ये जानना है। नेल्सन सेल में बैदुत अपघटन, जिसको आप सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन कहते हैं, इसको ब्राइन विलयन कहते हैं, इसका बैदुत अपघटन कराया जाता है। इसमें कास्टनर केल्नर सेल में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का बैदुत अपघटन कराते हैं, जलीय विलयन का। साल्वे केल्नर सेल में भी हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का ही बैदुत अपघटन कराते हैं। तो किन प्रक्रियाओं के माध्यम से कराते हैं इस पर बात कर लें। तो ध्यान देखिए, नेल्सन सेल द्वारा किसी भी नेल्सन सेल द्वारा यदि हम बैदुत अपघट्य का सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का बैदुत अपघटन कराते हैं, तो ध्यान लें 2 स्टेप में पहली बात कर लें, सोडियम क्लोराइड का यदि हमने जलीय विलयन लिया है तो जल में जैसे ही खोलेंगे ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। वियोजित होने का तात्पर्य ये अपने धनायन और ऋणायन बना लेगा। जैसे ही हमने जल की बात किया तो जल भी टूट जाएगा, जल भी किस रूप में टूट जाएगा, H+ आयन में टूट जाएगा और OH- आयन में टूट जाएगा। हम आपकी सुविधा के लिए बाद में हमें संतुलित ना करना पड़े, हम पहले से 2 मोल ले रहे हैं, 2 मोल सोडियम क्लोराइड लेंगे तो 2 मोल धनायन सोडियम के आयन मिलेंगे, 2 मोल क्लोराइड ऋणायन मिलेगा। यदि हम 2 मोल H2 लेते हैं तो 2H+ में टूट जाएगा और 2H टूट जाएगा। जैसा कि आपने देखा, एक मोल लिया तो तोड़ा था हमने। अब कहता है कि सर जी जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड के जल विलयन को इसमें नेल्सन सेल में डाला, नेल्सन सेल की बनावट आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, यू आकार का पात्र होता है, उसमें कैथोड और एनोड डिप्लो होता है। तो जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट की छड़ होती है और कैथोड स्टील की जाली होती है, उसमें हमने ब्राइन विलयन भरा होता है। कंडीशन देखेंगे, क्या करेंगे, एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर। तो जाहिर की बात है यहाँ पे एनोड की पोलैरिटी क्या है, प्लस है, तो प्लस का माइनस वाला आ जाएगा। यहाँ पे माइनस क्या है, क्लोराइड आयन है। तो ध्यान देंगे एनोड पर पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से कौन सा मूलक प्रकाश आएगा, तो ऋणावेशित मूलक जाएगा। आपको पढ़ाया गया होगा एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है, यदि नहीं जानते तो याद रख लें हमेशा एनोड पे सदैव ऑक्सीकरण होता है। तो क्लोराइड आयन जैसे ही आएगा वो क्या बदल जाएगा, क्लोरीन गैस में बदल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जाहिर सी बात है, 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लिया और एक क्लोराइड ने एक आयन लिया और तो क्लोराइड ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, इस वजह से क्लोराइड आयन के रूप में जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, मूलक बने होंगे, मूलक आपस में जुड़कर क्या बन गए होंगे, एक अणु बन गए होंगे। कंडीशन देखिए ध्यान से। फिर कैथोड पर बात आती है,
इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए नोड पर जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्यागना हमने फर्स्ट लेक्चर में दिखाया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब कैथोड पर चले जाए, कैथोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैथोड की पोलैरिटी होती है नेगेटिव, नेगेटिव रहती है तो कौन सा मूलक आएगा, आप कहोगे सर सोडियम आयन आएगा, हाइड्रोजन आयन आएगा। तो इसमें से कौन आएगा, तो इसके लिए जान लें कि जिसके भी मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा होता है वो अपचयित होता है, और जिसका मानक अपचयन विभव का मान कम होता है वो उसका ऑक्सीकृत हुआ पदार्थ ऑक्सीकृत होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको ले लेंगे, यहाँ पर 2H+ आयन को ले लेंगे। 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, और जैसे ही ग्रहण करेगा ये हाइड्रोजन अणु में निकल जाएगा, गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। अब कहो सर ठीक है, हमने तो क्या क्या ले लिया था, आपने देखा क्या, क्लोराइड आयन खत्म हो गया, हाइड्रोजन आयन खत्म हो गया, अब बचा क्या, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो इनको भी परस्पर क्या कर देंगे, जोड़ दिया जाएगा। देख रहे हैं आप, NaOH बनता है। ये किसकी क्रियाविधि है, नेल्सन सेल्वे। ठीक इसी प्रकार आप कास्टनर कैल्नर फेल में जाओगे तो कास्टनर कैल्नर फेल में हम मरकरी रखे रहते हैं, सब प्रक्रियाएं यही होती, मरकरी के साथ जुड़कर अमलगम बनता है जो बाद में जल अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में निकलता है। लेकिन इन तीनों सेल की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों सेल में क्या क्या होता है, अलग से भी एक चार्ट देती हैं, उसको भी समझिएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो बता रहे हैं इतना आप सब भूल जाएं तो भी आपका काम चल जाएगा। यदि कहा जाए कि इसमें सर जानना क्या है तो जान लें, यदि आप कह रहा है कि वैद्युत की प्रक्रिया क्या है तो आपका आसानी से आंसर होगा, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। यही पूरी संपूर्ण परिघटना क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन। छोटे में क्या बोलेंगे, वैद्युत धारा द्वारा वैद्युत अपघट्य का अपघटन क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन कहलाता है। जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड के जली विलयन का लिया। यदि बोले सर कि वैद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं, जली विलयन की तो बात कर नहीं रहे हैं, यदि आपने जली विलयन नहीं लिया तो उसका भी अपघटन आप इसकी माध्यम से करा सकते हैं, और उसका कराने पर क्या मिलेगा वो भी हम आपको बताएं तो जान लें। तो अभी पहले आप समझ लें कि वैद्युत धारा द्वारा वैद्युत अपघट्य का अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। उसमें पहला एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड के जली विलयन का वैद्युत अपघटन लिया, उसमें आप चार्ट के रूप में याद रख लेंगे कि यदि नेल्सन सेल्वे कराओगे तो एनोड पर क्या पाओगे और कैथोड पर क्या पाओगे, क्योंकि हमें पदार्थ दिख रहे हैं ना। यदि आपने नेल्सन सेल द्वारा वैद्युत अपघटन कराए हैं, क्या है सारे के सारे वैद्युत अपघटनी सेल, छोटे में लिखा वैद्युत अपघटनी सेल। एनोड पर क्या प्राप्त होगा और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, कैसे निश्चित होगा। तो नेल्सन सेल द्वारा यदि आप किसका सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या मिलेगा, तो हाइड्रोजन गैस व NaOH मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कैथोड पर मिला है, ये एनोड पर। बात करते हैं किसकी, कास्टनर कैल्नर सेल की। ये केवल ओनली फॉर कंपटीशन आपके सब्जेक्ट में यही है क्रियाविधि। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन की जो क्रियाविधि है ये इतनी, ये मैं ये बता दे रहा हूँ कि वैद्युत अपघटनी सेल में ये सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कितने तरह से कराया गया है
सबसे पुरानी सेल है नेल्सन सेल, दूसरी है कास्टनर कैल्नर सेल। कास्टनर है नाम ही से समझ में आ जाएगा, बहुत कास्टली विधि है, समझ लें आप। कास्टनर कैल्नर सेल का मतलब होता है कास्टली, बहुत ज्यादा विद्युत धारा इसमें लगती है, बहुत ज्यादा विद्युत की खपत होती है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। कास्टनर कैल्नर सेल में क्या होता है, एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और जबकि कैथोड पर सोडियम अमलगम बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या, सोडियम अमलगम बनेगा जो जल अपघटित होकर किसमें बदल जाएगी, NaOH में बदल जाएगी। पारा अलग हो जाएगा, जल में मिले नहीं होगा। और तीसरा जो आधुनिक सेल है वो है साल्वे कैल्नर सेल। साल्वे कैल्नर सेल का उपयोग आजकल हम NaOH बनाने में करते हैं। साल्वे कैल्नर सेल, साल्वे कैल्नर सेल में भी आप क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के सल्फेट का यदि आप कन्वर्ट कराते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी, कैथोड पर क्या बनेगा, सोडियम अमलगम बनेगा, सोडियम अमलगम बनेगा, जिसका आप वैद्युत अपघटन करा लेंगे, जल अपघटन कराएंगे तो आपको NaOH प्राप्त हो जाएगा। ये तो पूरी जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, इसको नोट कर लें। जैसे क्या है, आप इसको नोट पॉइंट में कर सकते हो, इतना भाग आप नोट पॉइंट के रूप में ले सकते हो, और ये वाला जो भाग है क्रियाविधि का भाग, इसको आप केवल इसके जस्ट भाग ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप किताबों में भी आएंगे तो किताब में आपको नोट्स भी बनाना होगा खुद से, तो आप बना पाओगे। हम कहते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखिए, हम यदि एग्जांपल के रूप में सोडियम क्लोराइड जो है वो गलित अवस्था में, सर कहोगे सर सोडियम क्लोराइड ऐसे नहीं ले सकते हैं, तो आपको बता दूं, जितने भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो हमें विद्युत धारा का प्रवाह करना है तो वैद्युत अपघट्य के विलयन या गलित अवस्था में ही उसमें विद्युत धारा का संचालन सुगमता से होता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। हमने आपको परिभाषा वैद्युत अपघट्य की बतलाई होगी, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का संचालन सुगमता से होता है, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये आप जानते रहेंगे। यहाँ पर हमने एग्जांपल नंबर 2 के रूप में क्या लिया, गलित NaCl का वैद्युत अपघटन लिया। तो गलित NaCl का मतलब गलित अवस्था में है, गलित अवस्था में है, गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड है, तो भी आप जान गए होंगे कि सर ये तो अपने आयन में टूट ही गया होगा, Na+ और Cl-। यदि हमने 1 मोल लिया तो 1 में टूटा, और 2 लिया होता तो 2 में टूट जाए। हमने क्यों 2 लिया, उससे पीछे भी आगे चलेंगे तो क्लोरीन गैस निकालनी है, इसलिए बता रहा हूं। फिर कहता है कि सर जी अब तो एनोड और कैथोड की ही बात आएगी। एनोड की बात आ गई तो एनोड पर कौन जाएगा, इसमें यहाँ पे जल है तो बात कर रही है क्यों, क्लोरीन मूलक की बात करेंगे, क्लोराइड आयन मूलक की बात करेंगे। क्लोराइड आयन जैसे ही आया ये क्लोरीन गैस में तब्दील हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। कौन सी प्रक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। हमने अभी आपको बार बार कह रहे हैं, जिस भी पदार्थ का मानक अपचयन विभव का मान, मानक अपचयन विभव क्या पढ़ेंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ेंगे। जिस भी पदार्थ का मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है वह अपचयित होता है, और जिसका कम होता है वह ऑक्सीकृत होता है। और ऑक्सीकरण और अपचयन, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचयित होता है, अपचायक कहलाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक पदार्थ कहलाता है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। ये भी आपको कक्षा 11 में बताया गया होगा, ऑक्सीकारक अपचायक की पहचान करना। एनोड पर आ गए, कैथोड पर आ जाओ।
मतलब यहाँ पर आपको कोई छोटा मूलक दिख नहीं रहा है, केवल सोडियम मूलक ही दिखेगा। सोडियम मूलक है, सोडियम मूलक क्या करेगा, जो एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्योंकि सारे एक ही पात्र में हैं, तो जब एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब कूदा तो ये कहाँ चला गया, कैथोड पर। जैसे ही कैथोड पर गया उसने ग्राउंड कर लिया और किस रूप में आ गया, सोडियम मेटल के रूप में आ गया। ये मोल्टेन स्टेज में, मोल्टेन का मतलब होता है पिघला हुआ, पिघली अवस्था में मोल्टेन स्टेज में आपको सोडियम धातु मिल जाएगी। मोल्टेन मेटल, पिघली धातु सोडियम मेटल मिल जाएगा, पिघली अवस्था में धातु मिल जाएगी। अब कहोगे सर जी आपको वहां बता दिए कास्टर कैलर सेल, साल्वेट कैलर सेल और सबसे पुरानी सेल नॉनसन सेल। यहाँ पर कौन सा सेल होगा, तो यहाँ पर भी एक सेल का नाम आता है। आप जान लें कि जो पूरी परिघटना है किस सेल में हुई है, वैद्युत अपघटनी सेल। और वो कौन सी वैद्युत अपघटनी सेल है, तो नाम हो जाएगा डाउन्स सेल। डाउन्स सेल, डाउन्स सेल में आप क्या प्राप्त किए हैं, एनोड पर क्लोरीन, एनोड पर एनोड पॉइंट में करके, जैसे वहां सेल के लिए लिखा होगा नोट करके, एनोड पर क्या प्राप्त होगा, यदि आपने क्या लिया है गणित NaCl, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम मेटल। इस अवस्था में पिघली अवस्था में मोल्टेन स्टेज। ये आप बात नोट कर लेंगे, ये है वैद्युत अपघटन। अब बात आती है वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी किताबों में दिए गए होंगे। जैसे दिया तनु H2SO4 विलयन का वैद्युत अपघटन कराएंगे, तो तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन यदि कराती हैं तो एनोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, तो जानते रहेंगे, पढ़ लेंगे अपनी किताबों से। यदि दिक्कत हो किसी भी तरह की तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप तनु H2SO4 ये वैद्युत अपघटन अपने आयनों में टूटेगा, H+ और OH- में टूटेगा, तो वहाँ पर कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। उसी तरह आप कहा जाए कि कॉपर सल्फेट के जली विलयन का वैद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कैथोड धातु कहाँ निक्षेपित होगी, तो कैथोड पर निक्षेपित होगी और विलयन में कॉपर सल्फेट मूलक के रूप में उपस्थित रहेगा और जल बाहर या ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। तो वहाँ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस को आप बुक से पढ़ेंगे। बुक से पढ़ने के बाद आपको एक नया चीज़ मिलेगा, वो है कि वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो किस नियम से हो रही है। आप बार बार कह रहे हैं हमें प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, एनोड पर प्राप्त हो रहा है, कैथोड पर प्राप्त हो रहा है। तो प्राप्त हुआ तो कितना ग्राम प्राप्त हुआ, कितने मात्रा में प्राप्त हुआ, इसको बतलाने के लिए फैराडे ने 2 नियम बताए, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। पहले इसको नोट कर लें, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फैराडे के नियम। नेक्स्ट टॉपिक फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का प्रथम नियम माइकल फैराडे ने 1833 में दिया था। उन्होंने बतलाया कि किसी कैथोड पे, अभी हम बात कर रहे थे वैद्युत अपघटन में, किसी पदार्थ एनोड या कैथोड पे कुछ पदार्थ निक्षेपित हो रहा है, विलीन हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, तो कितना एकत्रित हो रहा है इसको समझाने के लिए माइकल फैराडे ने 1833 में 2 नियम प्रतिपादित किए, जो 1 बिलियन के लिए था और एक 2 बिलियन के लिए, दो वैद्युत अपघटन के विलयन के लिए था। तो पहला जो नियम था वो 1 बिलियन की बात कर रहा था कि एक ही पदार्थ का विलयन है, उसी में उस धातु, किसी धातु की छड़ को उसी धातु की छड़ को डिप किया जा रहा है, डुबोया जा रहा है, और इसके बाद एनोड या कैथोड पर कितनी पदार्थ की मात्रा निक्षेपित होगी या विलीन होगी या एकत्रित होगी उसको बतलाता है। तो यह फैराडे का जो प्रथम नियम है क्या बतलाता है जाने। तो फैराडे का प्रथम नियम कहता है वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, विलीन या एकत्रित पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत की मात्रा
मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है यदि इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित या एकत्रित पदार्थ की मात्रा W हो तो वह विद्युत की मात्रा Q के समानुपाती होगी। अर्थात W प्रोपोर्शनल टू Q। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट Z लगेगा। Z क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। और Q क्या है आपको बताएं तो Q क्या है? विद्युत या आवेश की मात्रा है। विद्युत या आवेश की मात्रा है जो कि Q बराबर क्या होती है? I इंटू T। आवेश गुणे समय की समानुपाती होती है। आवेश गुणे समय। तो Q की जगह हम I T लिख लें तो W बराबर क्या हो जाएगा? Z इंटू I इंटू T। एक आपको सूत्र मिल जाएगा जिसकी सहायता से भी आप सवाल हल करोगे। तो सर वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या कहलाता है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो सब कुछ इसी परिभाषा से लिया जाए तो क्या वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा होगी? तो कहता है कि किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जो 1 कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर 1 कूलाम। आई का मान क्या कह रहा हूं? 1 कूलाम। आई बराबर 1 कूलाम को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 कूलाम विद्युत आवेश की मात्रा को 1 सेकेंड प्रवाहित करने पर निक्षेपित विलीन या प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यदि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा आप दे सकेंगे कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ का वह द्रव्यमान है या मात्रा है जो विलयन में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर होता है। 1 कूलाम को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर जितना आपको पदार्थ का द्रव्यमान प्राप्त होगा वही उस पदार्थ के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। अब कंडीशन आती है कि 1 फैराडे क्या होता है? आपको ये बार बार पूछा गया है, किसी कंपटीशन में भी पूछा गया 1 फैराडे क्या होता है? 1 फैराडे किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक, किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को निक्षेपित अर्थात विलीन या एकत्रित करने में 96,500, किसी किताब में 96,485 कूलाम दिया गया है। 96,500 कूलाम विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की यह मात्रा 1 फैराडे कहलाती है। मतलब 1 फैराडे क्या है? 1 फैराडे को फिर से डिफाइन कर दें तो किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक, मैं लिख दे रहा हूं, किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने में या एकत्रित बोल सकते या विलीन बोल सकते करने में 96,500, किसी किताब में 96,485 लिखा है कूलाम विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आवश्यकता होती है जिसे 1 फैराडे कहते हैं। 1 फैराडे कहते हैं। अर्थात Z बराबर तुल्यांकी भार E अपॉन 96,500। इस सूत्र की सहायता को, इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करें तो एक सूत्र बन जाएगा
E/96,500 गुणे I इंटू फार्मूला नोट कर लें। ये है फैराडे का प्रथम नियम का गणितीय स्वरूप, नोट करें। और नाउ नेक्स्ट डे हम फैराडे के द्वितीय नियम की बात करेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित सवालों की गणनाओं की बात करेंगे। थैंक यू।